हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक, हमारा न्यूमेरिकल क्या है, लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है कि एक हमारे पास 9e आवेश है, ठीक, तथा एक हमारे पास 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं और एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि जो है वह संतुलन में रहे। कैसा रहे? संतुलन में। संतुलन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि कल हमने पढ़ा था कि संतुलन का मतलब क्या होता है। एक बल जो है वो इस प्रकार से होता है, एक बिंदु इस प्रकार से होता है, एक जो है उसको इस ओर खींचता है और एक उसको इस ओर खींचता है, और दोनों जो है वो बराबर ताकत से खींचने चाहिए, तभी ये वाला जो बिंदु होता है वो कैसी अवस्था में रहता है, संतुलन की अवस्था में रहता है। तो इसी प्रकार से हमें ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कहा गया है कि एक हमारे पास देखो 9e आवेश है और एक हमारे पास 4e आवेश है, ठीक है, और दोनों क्या हैं, देखो r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक अन्य आवेश q इनके जो है दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए, यानी कि दोनों को मिलाने वाली रेखा में कहाँ पर रखा जाए। तो मान लेते हैं कि हमने ए वाली जो हमारी रेखा है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, तो हमने इस रेखा पर क्यू आवेश रख दिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब कहा गया है कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। कैसा रहे? संतुलन की अवस्था में। तो यहाँ पर क्या है कि एक बात समझनी होती है कि हमारे जो आवेश होते हैं उन आवेश के कारण जो बल है वो किस प्रकार से लगता है, ठीक, बल किस प्रकार से लगता है। अगर हम बल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से हल कर लेंगे। तो हमें ध्यान से समझना है कि बल जो है वो किस प्रकार से लगते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास देखो ये 9e आवेश है और हमारे पास देखो ये q आवेश है। पहले इन दोनों के बीच में बल की दिशा देखते हैं किस प्रकार से है, ठीक है। तो हमारे पास ए वाला आवेश भी जो है धनावेश है 9e आवेश, और हमारे पास जो q आवेश है वो भी धनावेश है। और हमें पता है कि धनावेश धनावेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या करते हैं? देखो धनावेश धनावेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो 9e आवेश होगा वो q आवेश को इस तरह से देखो दूर भगाएगा। कैसे भगाएगा? देखो इस तरह से जो है दूर भगाएगा, ठीक है। तो इसके कारण 9e आवेश के कारण q पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक। इसे हम जो है वो F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? F1। 9e आवेश के कारण q पर लगने वाला जो बल है उसे हम F1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं कि 4e आवेश के कारण q पर लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार से होगी। ध्यान से समझेंगे। 4e आवेश भी हमारे पास देखो धनावेश है और ए वाला जो q आवेश है वो भी हमारा धनावेश है। तो धनावेश धनावेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। तो इसके देखो 4e आवेश के कारण बिंदु q पर हमारा जो बल की दिशा है वो इस प्रकार से होगी। क्योंकि हमारा जो 4e है वो q वाले आवेश को दूर भगाएगा, ठीक है। तो हम समझ गए हैं। तो अब कैसा हुआ, देखो एक जो है बिंदु हमारे पास q इस प्रकार से है, जो एक हमारे पास F1 बल लग रहा है वो इस प्रकार से लग रहा है, ठीक। और हमारे पास जो 4e आवेश के कारण q पर जो बल लग रहा है वो इस प्रकार से लग रहा है, उसका नाम देखो F2 है। अब क्या है कि ऐसी स्थिति में बिंदु हमारा q जो है वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, ठीक। कैसा होगा? संतुलन की अवस्था में। कब होगा? जब हमारा F1 बराबर हो जाए F2 के। कैसा हो जाए? F1 हमारा F2 के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा q बिंदु जो है वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि माना 9e आवेश से x दूरी पर रखने पर वह संतुलन में रहेगा। जो हमारा 9e आवेश है इससे हम x दूरी पर हमने बिंदु q रख दिया है और मान लेते हैं कि यह बिंदु q संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो क्या होगा? देखो F1 बराबर F2 के हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब क्या है कि हम F1 और F2 के मान रखते हैं तो और सॉल्व करते हैं। तो कैसा होगा? ध्यान से समझना है। F बराबर हमारा फार्मूला होता था कूलाम के नियम से, अगर हमें याद हो कितना होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हमें याद है तो इसी फार्मूला को हमें लगाना पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा, पहले हम F1 के लिए लगाएंगे तो 1/4πε0 और एक हमारे पास क्या है देखो 9e आवेश है और एक हमारे पास q आवेश है। इन्हीं दोनों के बीच में F1 बल लग रहा है, तो एक हमारे पास 9e आवेश है, एक हमारे पास q आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है देखो x है, तो नीचे r का स्क्वायर होता है तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा F2 है तो F2 का मान भी कितना हो जाएगा 1/4πε0 और F2 के लिए हमारा 4e आवेश है और हमारा q आवेश है, तो 4e इंटू q हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो समझेंगे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी दूरी पूरी कितनी है देखो r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी दूरी कितनी है देखो x है। अब जो है a वाली दूरी पूछी गई है, ठीक, a वाली दूरी, तो क्या करेंगे हम बड़ी वाली दूरी यानी कि r में से हम छोटी वाली दूरी यानी कि x को हम घटा देंगे तो हमारी जो है इस एरिया की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो वही हमने किया है कि r माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ई से हमारा ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू से हमारा क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा 9 बचेगा और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या है कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और इस ओर हमारा ऊपर 4 है और नीचे हमारा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे। अब हम एक काम करेंगे कि हमें दोनों ओर का वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वर्गमूल लेंगे तो 9 का हमारा वर्गमूल 3 होता है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है और r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल r माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम कैंची वाला गुणा कर लेंगे, कैंची वाला गुणा करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर क्या है कि हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक। इतना हम घर पर सॉल्विंग करेंगे। तो जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा देखो 3/5r, कितना आएगा 3/5r। तो हम बोलेंगे कि 9e आवेश से 3/5r दूरी पर जो हमने बिंदु Q रखा हुआ है वो कैसा रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। कितनी दूरी पर 3/5r दूरी पर, ठीक, किससे 9e आवेश से 3/5r दूरी पर बिंदु जो है आवेश Q को रखने पर वह संतुलन की अवस्था में रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना है, पहले पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, वो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो कहा गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, यानी कि हमारी तीनों भुजाएं कैसी हैं 0.05 मीटर की हैं। कहा गया है कि कोनों A व B पर क्रमशः 50/3 गुणा 10⁻⁻9 तथा माइनस के 50/3 गुणा 10⁻�9 कूलाम के आवेश रखे हुए हैं, यानी कि एक ए वाले बिंदु पर इतना आवेश रखा हुआ है और बी वाले बिंदु पर इतना आवेश रखा हुआ है, ठीक। इनके कारण सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समझते हैं पूरी बात। देखो एक हमारे पास आवेश है Q1 बराबर, तो हमने मान लिया कि Q1 बराबर कितना आवेश है प्लस के 50/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। एक हमारे पास दूसरा Q2 आवेश है, कितना है माइनस के 50/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। अब कहा गया है कि ये दोनों जो है वो ए व बी बिंदुओं पर रखे हुए हैं। तो हमने देखो ए बिंदु हमारा ए हो गया और बी बिंदु हमारा ए हो गया, तो इनमें हमने जो है रख दिया, ठीक। Q1 को हमने ए बिंदु पर रख दिया, Q2 को हमने बी बिंदु पर रख दिया। एक हमारा प्लस का है और एक हमारा माइनस का है, ध्यान रखना है। हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो। और कहा गया है कि बिंदु सी पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा देखो सी बिंदु, एक हमारा समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए बिंदु ए हो जाएगा, ए बिंदु हमारा बी हो जाएगा, तो ऊपर वाला हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा देखो सी बिंदु हो जाएगा। तो सी बिंदु पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, हमने देखो पीछे एक डेरिवेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पीछे हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वो सेम डेरिवेशन की जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर पूरी की पूरी लगानी है, ठीक। तो वो वाला डेरिवेशन जिसने भी देखा होगा उसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है।
और जिसने नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लेंगे। चलो हम सी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो क्या था, हमें पता होता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, ठीक है, उसे हमने E1 नाम दे दिया, ठीक। और माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है। तो किस किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से अंदर की ओर होगी। इसे हमने E2 नाम दे दिया, ठीक है, इसे हमने E2 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो तीव्रताएं हैं, देखो एक हमारे पास E1 तीव्रता है, एक हमारे पास E2 तीव्रता है। फिर हमने वहाँ पर क्या किया था कि इस प्रकार से जब हमारी तीव्रताएं होती हैं तो हमने उन्हें दो लंबवत घटकों में वियोजित किया था, अगर हमें याद हो तो। इसीलिए जो है पहले वो वाला हमें डेरिवेशन देखकर आना है। तो यहाँ पर भी हम E1 तीव्रता को और E2 तीव्रता को दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो लंबवत घटकों में क्या होता है कि जब हम दो लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं तो हमारे पास जो क्षैतिज घटक होता है वो हमारे पास साइन थीटा प्राप्त होता है, सॉरी, जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो हमें साइन थीटा प्राप्त होता है। और जो हमें थीटा के साथ में, किसके साथ में, थीटा के साथ में जो भी घटक लिखा होता है वो हमारा क्षैतिज घटक होता है और उसे हम कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम E1 को दो लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा होगा और हमारा क्षैतिज घटक जो है वो कितना होगा, E1 कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम E2 तीव्रता को दो लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इस प्रकार से नीचे की ओर होगा, उसका नाम क्या होगा, E2 साइन थीटा। और जो हमारा क्षैतिज घटक होगा उसका नाम क्या होगा, देखो इस प्रकार से यहाँ की ओर होगा, उसका नाम क्या होगा, E2 कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, सही कर लेंगे, E2 कॉस थीटा होगा, ठीक है। जैसे ही हम E1 तीव्रता को दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा होगा और क्षैतिज घटक जो है वो कितना होगा, E1 कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार E2 तीव्रता को दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो कितना होगा, देखो ये वाला E2 साइन थीटा होगा और क्षैतिज घटक हमारा कितना होगा, E2 कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर कि हमारा जो E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है वो यहाँ पर परिमाण में यानी कि मान में समान होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, देखो ए वाली लाइन कौन सी होगी, देखो ए वाली लाइन, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E1 कॉस थीटा और जो है E2 कॉस थीटा, दोनों आएंगे देखो ए वाले। और दोनों ही वो कहाँ पर हैं, देखो एक ही दिशा में हैं, कहाँ पर हैं, एक ही दिशा में। जब जो है कोई भी चीज़ें एक ही दिशा में होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा, देखो बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं तो हम क्या लिख लेंगे, EC, ई का मतलब होता है तीव्रता और सी का मतलब होता है बिंदु सी पर कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस के E2 कॉस थीटा, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि हम E1 और E2 के हम मान रखते हैं तो हमें पता है कि E1 और E2 के मान जो है वो दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आवेश के जो मान हैं वो समान हैं। जो हमारा Q1 का जो मान है वही हमारा Q2 का मान है। अंतर क्या है कि एक प्लस में है, एक माइनस में है, लेकिन तीव्रता जो है वो कभी भी माइनस में नहीं ली जाती है। तो हमारे पास आवेश के मान भी समान है और जो दूरी है, दूरी का मान भी देखो हमारे पास समान है। कितना है, देखो 0.05 मीटर। प्लस Q आवेश से बिंदु सी तक की दूरी समान है और जो है माइनस Q2 आवेश से बिंदु सी तक की दूरी हमारी समान है, क्योंकि हमारा समबाहु त्रिभुज है। और हमें एक बात ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर जो है थीटा बराबर कितना है, 60 अंश है, क्योंकि हमें पता होता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो बराबर हैं तो यहाँ पर भी E1 होगा और यहाँ पर भी हम E2 को E1 लिख सकते हैं। तो E1 कॉस थीटा प्लस के E1 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम हो जाएंगे ना। E1 कॉस थीटा प्लस के जो है E1 कॉस थीटा कितने हो जाएंगे, 2E1 कॉस थीटा, ठीक है। आगे चलो सॉल्व करेंगे। अब क्या है, EC बराबर 2 गुणा E1 का मान कितना होता है, हमारा फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। रखते हैं तो 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा E1 का मान। कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हम कॉस थीटा लिख देंगे।
हमें पता है कि थीटा बराबर कितना है, देखो 60 अंश है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। EC बराबर 2 गुणा, अब कितना लिखा हुआ है देखो, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, क्योंकि हमारा 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान कितना है देखो 50/3 गुणा 10 की घात -9, और नीचे R² है। R का मान हमें पता है कितना है 0.05, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और cos थीटा लिखा हुआ है तो हम cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा देखो, EC बराबर, अब देखो इन्हें हम काट लेंगे तो 3 से हमारा जो है जी वाला 9 कट जाएगा 3 बार, 3 तिरक का 9, और 3 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे देखो 6 हो जाएंगे। तो कितना होगा देखो 6 गुणा 50, देखो ये 50 हो जाएंगे। साथ में देखो क्या है, यहाँ पर 10 की घात जो है 9 माइनस की हैं, यहाँ पर 10 की घात 9 हमारी प्लस की हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा देखो 0 हो जाएगा। तो 10 की घात 0 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा देखो ध्यान से देखेंगे, जब हम 0.05 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 0.0025। इसे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा देखो, EC बराबर 6 गुणा 10 की घात 4 और न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिंदु C पर परिणामी तीव्रता। अब क्या है कि उसमें दिशा भी पूछी थी, क्या पूछी थी, दिशा। तो दिशा कहाँ हो जाएगी देखो, हमारी जो दिशा है वो रेखा AB के समांतर A से B की ओर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देखो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता है वो देखो इस प्रकार से है। किस प्रकार से है, इस प्रकार से। बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखो ये जो वाली हमारी लाइन बनी हुई है ऊपर, ये हमारी सेम लाइन जो है वो AB जैसी बनी है। कैसी है, AB जैसी। कैसे है देखो, ये लाइन हमारी है और ये लाइन हमारी है, सेम है, तो एक दूसरे की देखो कैसी हैं, देखो समांतर है। और दिशा कहाँ है देखो, हमारी दिशा जो है वो हमारी कहाँ है, A से B की ओर। कहाँ है देखो, A से B की ओर। तो इतना हमें पूरा समझना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।